दोस्तों आज हम जानेंगे पंजाब में एग्रीकल्चर के राइज और फॉल की कहानी के बारे में। 1943 में इंडिया ने वर्ल्ड का वर्स्ट रिकॉर्डेड फूड क्राइसिस एक्सपीरियंस किया, जिसे बंगाल फेमीन कहा जाता है। इसमें हंगर की वजह से 2 से 3 मिलियन लोगों की मौत हुई। इस हादसे के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा एरिया ऑफ फोकस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के टुवार्ड्स था। इनिशियली गवर्नमेंट ने फार्मिंग एरियाज को एक्सपेंड करने की कोशिश की, लेकिन हमारा पॉपुलेशन फूड प्रोडक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को कई कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएसए से फूड ग्रेन्स और फॉरेन एड लेने पड़े थे। इसके अलावा इस दौरान इंडिया को कई वॉर्स भी फेस करने पड़े, जैसे 1962 का सिनो इंडियन वॉर, पाकिस्तान के साथ 1965 का वॉर, ऊपर से 1964 से 65 और 1965 से 1966 में इंडिया को 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स का सामना करना पड़ा। नतीजन 1965 से 66 में इंडिया सिर्फ 72 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर पाया, बट हमारी डिमांड 90 मिलियन टन की थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा फूड इंपोर्ट 1961 से 1966 के बीच डबल से भी ज़्यादा हो गया, फ्रॉम 3.5 टन टू 10.4 टन्स। लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी इनिशिएटिव ने इंडिया का भविष्य बदल के रख दिया। ये पॉलिसी ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाई। इसमें सबसे बड़ा योगदान इंडिया के एक स्मॉल स्टेट पंजाब का था। पंजाब के एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के चलते उसे इंडिया का ग्रेनरी भी कहा जाने लगा। पंजाब ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। आज भी ये छोटा सा स्टेट इंडिया का 20% वीट और 9% राइस प्रोड्यूस करता है, और इंडिया के सेंट्रल स्टॉक में लगभग 22% राइस और 39% वीट पंजाब से आता है। इस फिनोमिनल सक्सेस के बाद भी आज पंजाब एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल क्राइसिस से गुजर रहा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एस गिल की माने तो आने वाले समय में पंजाब खुद को इंडिया का फूड बाउल नहीं कह पाएगा, अगर वहां की एग्रीकल्चर की स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने पंजाब को इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का सेंटर बना दिया, लेकिन आज वो एक एग्रेरियन क्राइसिस से लड़ रहा है। आइए देखते हैं पंजाब के एग्रीकल्चर के ग्लोरियस राइज और डाउनफॉल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। पंजाब के एग्रीकल्चर राइज की कहानी शुरू होती है 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन वो दौर था जब इंडियन एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में बदल दिया गया। इसके लिए कई मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में अडॉप्ट किया गया, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट को एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में इनिशिएट किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। बोरलॉग के इस इनिशिएटिव ने इंडिया को बेगिंग बाउल से ब्रेड बास्केट बनाया और इसे इंडिया में MS स्वामीनाथन ने लीड किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्जली एक व्हीट रिवॉल्यूशन था। 1867 से 1868 और 2003 से 2004 के बीच व्हीट प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया। पंजाब के सूटेबल क्लाइमेट और सॉइल टाइप की वजह से इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए चुना गया। साथ में पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने रोड्स, मंडीज और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया। सेंटर ने डैम्स और इरिगेशन में इन्वेस्ट किया और कई सूटेबल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे MSP, फर्टिलाइजर और पावर सब्सिडी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। पहला था एरिया अंडर एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना। दूसरा फीचर था इरिगेशन की मदद से डबल क्रॉपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना। ट्रेडिशनली इंडिया एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंडेंट रहा है, इसलिए पंजाब जैसे वाटर स्कार्स रीजन में एक सीजन में एक क्रॉप ही उगाया जाता था, जिसे सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। मॉडर्न इरिगेशन की मदद से अब हर सीजन में 2 क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। जेनेटिकली इंप्रूव सीड्स का इंट्रोडक्शन इसका तीसरा फीचर था, जिसे HYV सीड कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेन क्रॉप्स व्हीट और राइस थे, क्योंकि इसका मेन फोकस इंडिया से हंगर को खत्म करना था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बना। साथ में फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने की जगह अब इंडिया इसे एक्सपोर्ट करने लगा था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इंडिया में हंगर की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया गया। फार्मर्स को भी इसका काफ़ी फायदा हुआ, पर्टिकुलरली लार्ज फार्मर्स जिन्होंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके अपना सरप्लस इनकम बढ़ाया। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एग्रीकल्चर मशीनरी की ज़रूरत थी
और केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी। इसको सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। अब इंडिया का एग्रीकल्चरल सरप्लस इतना बढ़ गया कि कई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आने लगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिया में बेकरी का डेवलपमेंट, माइनिंग इंडस्ट्रीज का राइज एक्सेट्रा। लास्टली ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया में रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई और पंजाब की तरफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स का माइग्रेशन भी शुरू हुआ। इंडिया के लिए पंजाब का एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। पंजाब ने भी इसे काफी अच्छे से गेन किया, बट 1990s के बाद पंजाब में एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस का जन्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस क्राइसिस के पीछे भी पंजाब का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन ही था। पंजाब की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हाथ था, तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर के डाउनफॉल के साथ पंजाब की इकोनॉमी का फ्यूचर भी खतरे में आ गया। पंजाब के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के फॉल के कई एविडेंसेस हैं। अर्ली 1990s में पंजाब इंडिया का थर्ड रिचेस्ट स्टेट था पर कैपिटा के टर्म्स में, बट अब ये 10th पोजीशन पर आ चुका है। पंजाब का एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ 1970s से 1990s में अराउंड 5% था, जब ऑल इंडिया एवरेज सिर्फ 2% के करीब था। लेकिन 1990 से 2000 में ये 3% पर चला गया और 2010 से 2020 के बीच में ये 2% से भी कम है। इस डायग्राम में आप पंजाब के एग्रीकल्चर ग्रोथ का ट्रेंड देख सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज लास्ट डिकेड के एग्रीकल्चर ग्रोथ को कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश 9% पे ग्रो कर रहा है और पंजाब सिर्फ 1.6% पर। इसके अलावा ICSSR की एक स्टडी के हिसाब से पंजाब के ऑलमोस्ट 86% हाउस होल्ड्स इनडेटेड है। 2000 से 2015 के बीच में पंजाब में 16,000 फार्मर्स और रूरल लेबरर्स ने सुसाइड कमिट किया, जिसके पीछे का कारण भी पंजाब का एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस ही है। पंजाब के एग्रीकल्चर डिक्लाइन का सबसे बड़ा एविडेंस कोविड-19 के दौरान मिला, जब MP बिकेम द लार्जेस्ट व्हीट कंट्रीब्यूटर टू द सेंट्रल पूल। इसी कॉन्टेस्ट में इकोनॉमिस्ट SS गिल ने कहा कि शायद पंजाब अब इंडिया का व्हीट बाउल नहीं रहा। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये पंजाब की एग्रीकल्चर स्टैग्नेंसी को दिखाता है और ये बताता है कि अब व्हीट जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाले और भी स्टेट्स हैं। पंजाब का सक्सेस एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में था जब बाकी स्टेट्स के पास बेसिक फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के साधन नहीं थे, पर अब ये साधन बाकी स्टेट्स के पास मौजूद हैं और अपने लार्ज साइज और लेबर फोर्स के साथ वो पंजाब को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का। ये रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, इसे समझने से पहले पंजाब के डाउनफॉल के रीजंस को देखना होगा। जब पंजाब ने पैडी और व्हीट कल्टीवेशन को चुना था तब इंडिया को फूड ग्रेन्स की बहुत ज़रूरत थी। टेक्नोलॉजिकल चेंज और सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से पंजाब ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, बट अब पंजाब का फूड गेन प्रोडक्शन प्लेटू कर चुका है, यानी कि फूड गेन प्रोडक्शन बढ़ाना अनइकोनॉमिकल है और अनसस्टेनेबल भी। पंजाब का क्रॉपिंग पैटर्न 2 क्रॉप पे बेस्ड है, पैडी और व्हीट। 1960 से 1961 में पैडी का शेयर पंजाब में सिर्फ 4.8% था, जो बढ़ के 2018 से 2019 में ऑलमोस्ट 40% हो चुका है। व्हीट कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया था वो भी बढ़ के 27% से 45% हो चुका है। व्हीट और पैडी के राइज के साथ पंजाब के बाकी क्रॉप्स का डिक्लाइन हुआ। 1960 से 1961 में पंजाब टोटल 21 क्रॉप्स उगाता था, जो 1991 में घट के सिर्फ 9 क्रॉप्स रह गया। एट द सेम टाइम नॉन फूड ग्रेन्स जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स और कई कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पंजाब ने भी इसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। जितने भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आए जैसे HYV सीड्स, ये सब सिर्फ 5 क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहे और उसमें भी व्हीट और राइस का ही डोमिनेंस था। व्हीट और राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम का भी बहुत फायदा हुआ। आज पंजाब में प्रोड्यूस होने वाले 90% राइस को गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, इसलिए फार्मर्स भी इस गारंटीड इनकम को छोड़कर दूसरे क्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम ही डाइवर्सिफिकेशन को डिस्करेज कर रहा है। पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल और परचेज APMC या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के थ्रू होता है। यहाँ पे प्रोड्यूस के ऊपर 6% टैक्स लगता है और अड़हतिया या फिर मिडिलमैन का कमीशन 2.5% होता है। मंडी के हाई टैक्सेस की वजह से पंजाब अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है।
अगर मंडीज को रिफॉर्म नहीं किया गया तो पंजाब जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लूज कर सकता है। साथ में ये सारे इन्वेस्टमेंट्स यूपी और एमपी की तरफ भी जा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी के रिजल्ट हम पंजाब के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर 1800 रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज हैं, जिसमें से पंजाब के पास सिर्फ 6 हैं, बट एमपी के पास 340 हैं। पैडी जैसे क्रॉप्स को वाटर गजलिंग कहा जाता है क्योंकि पैडी के लिए 5377 लीटर्स पानी यूज होता है एज कंपेयर टू 1500 लीटर्स फॉर व्हीट। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से पंजाब अपने एनुअल लिमिट से 165% ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, जो कंट्री में हाईएस्ट है। नीति आयोग ने भी कहा कि अगर पैडी एरियाज कम नहीं हुए तो पंजाब की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 1960s के लेवल पर आ जाएगी। पेस्टिसाइड मिसयूज के पीछे सबसे बड़ा रीजन है फार्मर्स का अनट्रेन्ड और अनअवेयर होना, जिसके लिए गवर्नमेंट्स ने भी कोशिश नहीं की। फार्मर्स ना तो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं और ना ही अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रिकॉशंस लेते हैं। पेस्टिसाइड्स के मिसयूज की वजह से अब पेस्ट भी इम्यून हो रहे हैं, जिसके लिए और ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता है। इससे एक विशियस साइकिल का जन्म होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स एयर, सॉइल और वाटर तीनों को ही कंटेमिनेट कर रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम होती है। एट द सेम टाइम ये हमारे फूड चेन में एंटर करके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को भी थ्रेटन करते हैं। पंजाब में इसकी वजह से कैंसर, रीनल फेलियर, बर्थ डिफेक्ट्स और स्टिल बॉर्न बेबीज जैसे कई हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की वजह से काफी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, बट इसे कोई भी गवर्नमेंट हटाना नहीं चाहती क्योंकि एक पॉपुलर मेजर है। प्रोफेसर एस गिल कहते हैं कि हूएवर रिमूव्स पावर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर। इकोनॉमिस्ट मोंटेक सिंह अहलूवालिया के अंडर पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जिसने कई रिफॉर्म्स और मेजर्स रिकमेंड किए। फॉर इंस्टेंस पंजाब में एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन और हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन। पंजाब पोटैटोज, चिली, लीची, गुआवा जैसे क्रॉप्स पर ध्यान दे सकता है। जोहल कमेटी की रिपोर्ट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, जिसके प्रमोशन के लिए गारंटीड एमएसपी दिया जा सकता है। फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन के हिसाब से पंजाब लाइव स्टॉक, डेयरी और एग्रीकल्चर मशीनरी के एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स को भी डेवलप कर सकता है। एंड ऑफ द डे अगर पंजाब को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसे मॉडर्न, इकोलॉजिकली फ्रेंडली, इनोवेटिव और मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशन को खोजना होगा। पंजाब का एग्रीकल्चर सैचुरेटेड है और इसे बाहर निकालने का तरीका भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायनियर MS स्वामीनाथन ने बताया है। स्वामीनाथन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं जो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और नेचर को साथ में लेके चलेगा, और इस बात से यह साफ होता है कि पंजाब को अब एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिनको यूज करके पंजाब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को फिर से टॉप पर लेके जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।